हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है ये आपका सिविक्स में। हमने कल पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट कर लिया था, आज हम सिविक्स वाला ये लास्ट चैप्टर कर लेंगे। इसके बाद एसएसटी में सिविक्स पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली आउटकम्स का क्या मतलब है? इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के रिजल्ट क्या क्या निकले। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी वो, बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन अब इस चैप्टर में हम फाइनल इसका रिजल्ट पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का असल में क्या रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पोर्शन है, ये आप खुद रीड कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स? तो डेमोक्रेसी के रिजल्ट को हम कैसे एसेस करते हैं? तो आपने क्लास 9 में वो मैडम लिंडोस क्लास की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें कैसे स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर रहे थे मैडम से। तो ये क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2 में है ये। ठीक है, मुझे अगर स्टोरी मिल गई तो मैं आपको शो कर दूंगी। ठीक है, सो इट इमर्ज, उसमें ये कॉन्वर्सेशन था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि डिक्टेटरशिप और किसी दूसरे अदर अल्टरनेटिव को कंपेयर करती है। जब डेमोक्रेसी तो बेटर है, ऐसे कह रहे हैं। तो अब हमने डेमोक्रेसी के अब तक क्या क्या फीचर्स पढ़े हैं वो पढ़ लेते हैं। तो हमने अब तक ये फीचर्स डेमोक्रेसी के पढ़ते आए हैं, इनको डिटेल में भी हमने पढ़ लिया है कि इक्वलिटी वगैरह इन सबको प्रमोट करता है। ठीक है, एक सिटीजन्स के अंदर इक्वलिटी है। ठीक है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को एनहेंस करता है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, जो भी किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, तो उसका एक प्रॉपर एक मेथड प्रोवाइड किया जाता है ताकि कैसे उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, और अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। इट मीन्स कि जो भी मिस्टेक्स गवर्नमेंट कर रही है फिर उसे कैसे वापस से ठीक किया जाए, तो वो चीज़। तो यहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारी, तो यहाँ पे आप देख सकते कि एक के बाद एक यहाँ पर कितना कुछ डिटेल में हम डेमोक्रेसी के बारे में जान चुके हैं कि डेमोक्रेसी हर जगह है। लेकिन एक बात तो हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में अच्छे से नहीं है। देखिए, कोई भी कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वो ऐसे तो बताएगी कि हाँ हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन असल में वो डेमोक्रेटिक होती नहीं है, वो डेमोक्रेसी की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती हैं अच्छे से। ठीक है, सो आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी के अंडर में क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है? तो जब हम आसपास के लोगों से बात करते हैं तो उनमें से कुछ लोग तो डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं, कुछ के अलग अल्टरनेटिव्स होते, कुछ की अलग राय होती है। जैसे कि मोनार्की का जब रूल चल रहा था, या किसी मिलिट्री का चल रहा था, या रिलीजियस लीडर्स का चल रहा था, तो इन सब रिलेटेड से, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस के साथ, डेमोक्रेसी की जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, वो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो हम इस तरीके से एक दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें एक डिलेमा फेस करना पड़ता है। डिलेमा मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें दुविधा ये फेस करनी पड़ती है कि डेमोक्रेसी सीन टू बी अ गुड इन प्रिंसिपल। देखो, वैसे अगर उसके प्रिंसिपल्स में देखा जाए तो डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन वो प्रैक्टिस, जब उसकी प्रैक्टिस होती है, यानी जब उसके कानून के जब उसे फॉलो किया जाता है, तो वो इतने अच्छे से नहीं होती। तो ये जो डिलेमा है, ये जो दुविधा है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि डेमोक्रेसी का आखिर में रिजल्ट क्या आएगा। तो क्या हम मॉरल रीजंस के लिए डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं जब भी, या फिर प्रूडेंशियल रीजंस के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं? तो पूरी 100 कंट्रीज में आज भी हम क्लेम करते हैं, और तो इसमें आज भी पूरे वर्ल्ड में ओवर 100 कंट्रीज आज भी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को अचीव कर रही है, क्लेम कर रही है, अच्छे से उसके लॉज को प्रैक्टिसेस कर रही है, अच्छे से फॉलो कर रही है, आज भी ये हो रहा है। सो हमारे उनके पास एक डेमोक्रेसी का एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस वो कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि राइट ऑफ सिटीजन्स गारंटी करती हैं। तो ये सारे जो फीचर्स है बहुत कॉमन ही हैं, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th क्लास तक। हमने 6 to 9 में बहुत पढ़ा है इनके बारे में। तो ये जो डेमोक्रेसीज है, ये बहुत ही
इतनी डिफरेंट नहीं होती, सोशल सिचुएशंस में भी अलग तरीके से डेमोक्रेसी होती है, इकोनॉमिक अचीवमेंट में भी और उनके कल्चर्स में भी डेमोक्रेसी होती है। तो अलग अलग कंट्री में सोशल सिचुएशन को देख के डेमोक्रेसी अलग है, इकोनॉमिक अचीवमेंट को देख के डेमोक्रेसी अलग है, कल्चर को देख के डेमोक्रेसी अलग है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियरली देखा जाए तो क्या अचीव किया है, क्या हमने नहीं अचीव किया है डेमोक्रेसी के अंदर रह के, तो वो बहुत डिफरेंट है। सो बट देयर इज something that we can expect from every democracy just because it is democracy। तो लेकिन हम हर डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। देखो ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही फिलॉसफी वाला चैप्टर है, इसमें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे तो मेनली पॉलिटिकल पार्टी से आपके 100 क्वेश्चन बन सकता है का बोर्ड बनाना चाहे तो, बट ये बहुत ही फिलोसफिकल चैप्टर है, फिलोसफिकल जैसे सवाल आएंगे, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनो। Our interest and in fascination for democracy often pushes us to taking a position that democracy can address all social, economic, political problems। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो इंटरैक्शन है डेमोक्रेसी के तरफ, तो वो हमें मजबूर करता है कि डेमोक्रेसी की जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करें। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मीट, अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लग जाते हैं, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं, या फिर हम शक करने लग जाते हैं कि डेमोक्रेसी में हम रह भी रहे हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी फॉलो हो भी रही है कि नहीं। तो पहला स्टेप यही होता है डेमोक्रेसी के रिजल्ट को लेकर कि डेमोक्रेसी एक तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तरह की गवर्नमेंट है। ये जो है या तो ये कुछ अचीव करने के लिए कंडीशंस क्रिएट कर सकती है, सिटीजन्स को उन कंडीशंस का एडवांटेज लेना पड़ेगा तभी वो इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो एक एक कर कर यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी होगी, यहाँ पे आपको ये एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है। ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है, इससे क्वेश्चन हर बार आता है, यानी कि आप लगा लो 2011 में भी था, 11, 2 और 2020 में भी ये क्वेश्चन, यानी हर साल ये क्वेश्चन आता है किधर, बोर्ड पेपर में। ये वाली जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर हर साल आती है बोर्ड के पेपर में। तो इसे अच्छे से समझ लेना भाई। इसमें देखो जो बैठा है वो डेमोक्रेसी है और उसके ऊपर पत्थर आप फेंक रहे हैं, दुनिया पत्थर फेंक रही है। क्या 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 डिमांड्स है, स्टूडेंट की डिमांड्स है, लैंग्वेज इशू को सेटल करो, हमारे सेपरेट स्टेट बनाओ, प्रोटेस्ट कर रही है पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। तो ये सारी डेमोक्रेसी के ऊपर दबाव डाला जाए, तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो देर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी के अंदर हम सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि पीपल, लोग को अपने रूलर्स और अपने लोगों को चुनने का पूरा हक है, उन रूलर्स को लोगों पे कंट्रोल करने का पूरा हक है, ये हम जानते हैं। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन, जब भी ज़रूरत होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो जो लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी बहुत अफेक्ट करती है। तो जो मोस्ट बेसिक रिजल्ट है डेमोक्रेसी का वो ये है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो कि अकाउंटेबल होती है सिटीजन्स के लिए, और रिस्पॉन्सिव भी होती है उनकी नीड्स के लिए, और एक्सपेक्टेशन भी होती है सिटीजन्स के लिए। इतना समझ में आया। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे जाएं तो हमें एक दूसरा क्वेश्चन और फेस करने को मिलता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, क्या वो इफ़ेक्टिव है। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट है, क्योंकि इट इज़ ऑफकोर्स ये है भी, क्योंकि ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज, कि जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं उनको किसी भी डेलिब्रेशन, असेंबलीज की किसी भी डेलिब्रेशन में या फिर पब्लिक ओपिनियन में या मेजोरिटीज़ में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जल्दी फटाफट बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते और उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन पे ध्यान नहीं देते, डेलिब्रेशन पे ध्यान नहीं देते, तो जल्दी जल्दी उस लॉ को बना के और उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडियाज़ पर बेस्ड है। सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, कहीं ना कहीं थोड़ी देरी तो होती है। तो क्या इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है? तो अब हम कॉस्ट के तौर पे सोचते हैं, यानी इकोनॉमी के
तौर पे सोचते हैं तो आप एक गवर्नमेंट को इमेजिन करो जो कि डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, लेकिन वो ऐसे डिसीजंस लेती है जो कि लोग मानती ही नहीं है और फिर वो प्रॉब्लम फेस करती है। कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा टाइम लेती है प्रोसीजर्स को फॉलो करने में, बिना किसी डिसीजन तक पहुंचे बिना, यानी कि डिसीजन बनाने से पहले वो पहले कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करती है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है उनको, लेकिन क्योंकि उन्हें प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, डिसीजंस लोगों के द्वारा, लोग डिसीजंस जो हैं वो लोग भी उसे एक्सेप्ट करें और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी हो, तो इस चीज़ का ध्यान डेमोक्रेसी को रखना पड़ता है। तो जो समय की जो कीमत है डेमोक्रेसी उसकी कीमत वो चुकाती है, ठीक है। ना लुक एट द अदर साइड, अब दूसरी साइड पढ़ो। एक साइड मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल, अब दूसरी साइड क्या बता रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजंस बनाती है नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को देखते हैं, यानी पूरे प्रोसीजर के साथ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लॉ बनाती है। तो जो सिटीजन्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर डिसीजन करेक्ट प्रोसीजर्स के थ्रू लिया जा रहा है तो शी हैज़ द राइट, तो उसके पास अधिकार है कि वो इस प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उसके पास राइट होता है कि उसके पास राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जो भी हो रहा है वो उसे एग्जामाइन कर सके। तो इसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, मार्क कर लेना। ये फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज़्यादातर मिस होता है, क्योंकि जब भी हम डेमोक्रेसी के रिजल्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक गवर्नमेंट बना तो रही है जो कि सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है और लोगों को अकाउंटेबल यानी लोगों को जवाब देने लायक है। सो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कि सिटीजन्स के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करती है जो कि गवर्नमेंट को जवाब दे सके, ठीक है, और सिटीजन्स का मैकेनिज्म में डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके जब भी वो चाहें। तो अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी एक्सपेक्टेड आउटकम पर मेज़र हो, उनके बेसिस पर हो, तो हमें कुछ फॉलोइंग प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस को देखना होगा। वो क्या है? रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, ठीक है, ओपन पब्लिक डिबेट हो मेजर पॉलिसीज़ पर, ठीक है, एंड जो भी लेगिस्लेशन और सिटीजन्स हैं उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी गवर्नमेंट से जो भी जानकारी है वो उन्हें पूरी तरीके से मिले और फंक्शनिंग पूरी तरीके से मिले। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है डेमोक्रेसी की उसमें एक मिक्स रिकॉर्ड होता है। डेमोक्रेसी हैव हैड अ ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप, डेमोक्रेसी की सबसे ज़्यादा सक्सेस है रेगुलर और फ्री इलेक्शंस सेट करने में और पब्लिक डिबेट्स, ओपनली पब्लिक डिबेट सेट करने में डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज है जो कि इलेक्शंस में फेयर चांस सभी को प्रोवाइड करती है और हर डिसीजन में पब्लिक डिबेट्स को सब्जेक्ट करती है। तो छोटे से इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी भी उसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, जब भी वो कभी भी डेमोक्रेसी का अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है जब बात आती है कि वो अपने जनता के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे, तो उस मामले में डेमोक्रेसी अच्छी नहीं रही। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजमाइंस में सभी फेवर में कह सकते हैं कि दैट दे आर मच बेटर, कि वो किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजमाइन में उनके रिस्पेक्ट से थोड़ी सी बेटर है। तो सब्सटेंटिव टर्म्स में देखा जाए तो वो डेमोक्रेसी के एक्सपेक्ट पे रीजनेबल हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कि अटेंटिव है लोगों की डिमांड्स पे, उनकी ज़रूरतों पे, तो वही लार्जली ये फ्री ऑफ करप्शन हो सकता है। तो जो डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड होता है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होता। दो काउंट्स पर डेमोक्रेसी या तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है लोगों की ज़रूरतों को सुनते सुनते, या फिर इग्नोर कर देती है जो भी मेजोरिटी की डिमांड्स होती हैं, वो जो भी मेजोरिटी पॉपुलेशन की जो भी डिमांड्स होती है उनको इग्नोर कर देती है, या फिर जो रूटीन है करप्शन का वो इतना काफ़ी होता है कि वो कन्विंस कर सके डेमोक्रेसी को कि वो इतनी फ्री नहीं है। सो उसी सेम टाइम पे दैट इज़ नथिंग टू शो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने लायक कि जो नॉन डेमोक्रेसी है वो लेस करप्ट है और मोर सेंसिटिव है लोगों से ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेमोक्रेसी भी करप्ट है, नॉन डेमोक्रेसी भी करप्ट है। तो हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे एक कोई भी सिंगल जगह नहीं मिलेगी आपको जहाँ पर बिना पैसे के कुछ काम होगा। आजकल कहीं भी जाके देख लो, बिना पैसे के कुछ काम ही नहीं होना है, पैसे दो काम करो। तो ये एक चीज़ है कि करप्शन तो हर जगह है, कहीं पे भी आप चले जाओ वहाँ पे आपको
मोस्ट कंट्रीज, अब्रॉड कंट्रीज में मिल जाएगा कि हाँ यहाँ करप्शन बैन है, जरा से भी पकड़े गए जेल हो जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया की बात करें, यहाँ तो कोने कोने में आपको करप्शन जैसी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। सो देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट्स लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट। कि यानी कि इसका एक एक्सपेक्ट तो ये निकल के आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट से तो बेहतर ही है, क्योंकि वो स्लो है, लेस एफिशिएंट है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इस पीपल ओन्स गवर्नमेंट, लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट तो मिलता ही है। एज द एक्कम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया सोर्स, तो जैसे ही उसके साउथ एशिया से उसका कंपनी होने का एविडेंस सामने आता है, तो जो बाकी कंट्रीज़ का जो सपोर्ट होता है डेमोक्रेटिक रेजिमाइंस के साथ, कंट्रीज़ के साथ, बिना किसी डेमोक्रेटिक रेजिमाइंस के साथ बढ़ जाता है। तो लोग ये चाहते हैं कि रूल जो हो, रूल वो ही करे जिस रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट कर रहे हैं। और वो इस डेमोक्रेसी में भी बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कंट्री के लिए सुटेबल है। तो डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो खुद का सपोर्ट जनरेट कर सके और उसके जो भी रिजल्ट आते हों वो उसको इग्नोर ना किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैप आ रहा है, इसे बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, साउथ एशिया वाले में देख लो, डेमोक्रेसी इज प्रिवर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। डेमोक्रेसी जो है जहाँ हर जगह डिक्टेटरशिप प्रिफर्ड होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती। दोज हु एग्री विद वन ऑफ द स्टेटमेंट, वो ये लोग हैं। फिर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, वेरी फ्यू, बहुत लोग ऐसे डाउट करते हैं कि डेमोक्रेटी कंट्री को सूट करती है, तो वो कौन कौन सी है, वो ये रहे। फिर ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी क्या है कि जो लोग एग्री करते हैं वो लोग इस बात से साबित है जो कि लीडर्स रूल कर रहे हैं, जो उन्होंने चूज किया, तो वो ये है। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर, डजंट मैटर टू मी, तो ये वो लोग हैं। ठीक है, इंडिया का पाकिस्तान का और श्रीलंका पे और बांग्लादेश पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, अब हम चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर डेमोक्रेसी कि अच्छी गवर्नमेंट होती, डेमोक्रेसी से अगर हम अच्छी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो फिर कोई भी फेयर चांस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो डेवलपमेंट प्रोड्यूस करती। एविडेंस शोज, सबूत ये शो करता है कि कितनी डेमोक्रेसीज हो रही हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनकी पावर्स प्रैक्टिसाइज हो रही है और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रही है, तो ये एविडेंस शो करता है। अगर हम सारी डेमोक्रेसीज और सारी डिक्टेटरशिप्स की बात करें पिछले 50 साल तक की, तो 1950 से 2000 तक की अगर हम बात करें, तो डिक्टेटरशिप जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। ठीक है, तो इसमें जो डेमोक्रेसी की इनएबिलिटी है वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीज़ों को अचीव कर रही है, लेकिन ये अकेले नहीं, क्योंकि लेकिन अकेले इस इकोनॉमी की वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इकोनॉमिक्स में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, कंट्री की पॉपुलेशन साइज पर, उसके ग्लोबल सिचुएशन पर, कॉपरेशन, दूसरी कंट्री से कॉपरेशन हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पर जो कि कंट्री अडॉप्ट करती है, और भी चीज़ हमने पढ़ी थी, पर कैपिटा इनकम एंड ऑल दैट। सो तो जो डिफरेंस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट पर और लेस डेवलपमेंट कंट्रीज के बीच में, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज के साथ, वो नेगलेबल होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी देती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप के पीछे फॉलो नहीं करती इतनी। ठीक है, डिक्टेटरशिप के पीछे कुछ नहीं रखती, डेमोक्रेसी ही है। तो व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ, जब हम इस तरीके का डिफरेंस पाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीज के बीच में और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के अंडर में, तो ये बेटर है डेमोक्रेसी को प्रेफर करना, क्योंकि उसके अदर पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं। यहाँ पर दे रखा है रिच गेट बफ ए कार्टूनी पिक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 एंड 2006। इस पिक्चर को भाई बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना, लास्ट टाइम बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद 11 एंड 12 में, या फिर 15 या फिर 20 में भी आया था शायद ये।
ठीक है। सो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, इसे पढ़ लेना, आ सकते हैं क्वेश्चंस, टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेना, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का रिडक्शन के बारे में जान लेते हैं। सो परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट से भी ज़्यादा रीजनेबल ये होता है कि डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितना इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस कर रही है। इवन जब भी हम कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती है, तो और जब उसका वेल्थ यानी पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी कंट्रीज़ में, सभी कंट्री के लोगों में, तो वो एक शेयर और एक लीड फाइंड आउट करते हैं। तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी के अंदर इन इनइक्वालिटीज़ को इंक्रीज करती है लोगों के बीच में, या फिर डेमोक्रेसी गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही करती है? तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबके पास इक्वल राइट है कि वो इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, पूरा राइट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के पैरेलल में देखते हुए जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि पॉलिटिकल एरेना में आना चाहते हैं इक्वल फुटिंग के साथ, तो वो एक इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ की बढ़ती हुई तादाद देखते हैं। अगर हम एक छोटे से अल्ट्रा रिच ग्रुप की बात करें जो कि हाईली डिसप्रोपोर्शनेट पैसे का शेयर और इनकम इंजॉय कर रहा है, तो नॉट ओनली दैट, वो ही नहीं, उनका जो शेयर है पूरी कंट्री का टोटल इनकम के साथ वो भी बढ़ रहा है। तो जो सोसाइटी के बॉटम पे है उनके पास तो वो तो बहुत ही थोड़ी चीज़ों पर डिपेंड है, तो उनकी इनकम को हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। कभी कभी हम ये चीज़ें डिफ़िकल्टी में आते हैं कि हम उनकी बेसिक नीड्स, गवर्नमेंट उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाती, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हाउस, एजुकेशन, ये वगैरह, ठीक है। तो एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने में। क्लास 9 की इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में हमने पॉवर्टी इन इंडिया चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जो पुअर कॉन्स्टिट्यूट है, यानी जो पुअर लोग हैं, उनका वोटर्स के मामले में लार्ज प्रोपोर्शन है, ठीक है। एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स, और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि वो अपने वोट्स हार जाए। तो इसलिए डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, गवर्नमेंट उनको इलेक्ट करने की परमिशन भी देती है ताकि उन्हें रोका ना जा सके। तो जितनी पॉवर्टी के क्वेश्चंस आते हैं हम उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्री। हमारी इंडिया की तो चलो ये बात है, और कंट्रीज़ में तो इससे भी बदतर सिचुएशन है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, आधी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में जी रही है, यानी गरीबी में जी रही है। पीपल जो कि अलग अलग गरीब शहर में रहते हैं, पुअर कंट्रीज़ में रहते हैं, वो डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज़ पर फूड सप्लाईज के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर आ गई। अब एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी कैसे एकोमोडेट कर रही है उसके बारे में जान लेते हैं। सो इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन, तो ये बहुत ही फेयर एक्सपेक्टेशन होती है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक सोशल लाइफ को एक हार्मोनियस प्रोवाइड करेगी। हमने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे डेमोक्रेसी एकोमोडेट करती है अलग अलग सोशल डिविजन्स के साथ। हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि कैसे बेल्जियम सक्सेसफुली उसने नेगोशिएट करके अलग अलग एथनिक पॉपुलेशन के डिफरेंसेस को कम किया था। डेमोक्रेसी यूजुअली एक प्रोसीजर डेवलप करती है ताकि वो अपना एक कॉम्पिटिशन रन कर सके। इससे क्या होता है कि जो भी एक्सप्लोसिव दंगा फसाद, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन्स, इनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कोई भी सोसाइटी फुल्ली या परमानेंटली अपने आप में ही ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं कर सकती, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। लेकिन हमें इन डिफरेंसेस के बारे में जानना चाहिए, हमें इन मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करना चाहिए ताकि हम इन डिफरेंसेस को नेगोशिएट कर सके। डेमोक्रेसी इज बेस्ट टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। डेमोक्रेसी इस मामले में तो अच्छे से अपना रिजल्ट दे पाई है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिमाइंस जो हैं वो टर्न अ ब्लाइंड आई, या तो वो नॉन डेमोक्रेटिक रिजिमाइंस जो होती है या तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, या फिर इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस कर देते हैं, या फिर वो जो जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं, डिविजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हैंडल करने की एबिलिटी, क्षमता रखते हैं। प्लस पॉइंट डेमोक्रेटिक रिजिमाइंस के साथ। लेकिन अगर हम श्रीलंका की एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ 2 ही कंडीशन फुलफिल कर पाती है और 2 ही मतलब अपने आउटकम्स दे पाती है। वो ये कि
ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी ओपिनियन पर रूल नहीं की जाएगी। मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करेगी ताकि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से अपना जनरल व्यू रिप्रेजेंट कर सके। मेजॉरिटी माइनॉरिटी ओपिनियंस परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी चलता है, ठीक है। हमने श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, सिविल वॉर वगैरह सब पढ़ा है पावर शेयरिंग में, ठीक है। तो ये और दूसरा क्या बताता है कि ये ज़रूरी है कि जो अगर मेजोरिटी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी, कि जो रूल कर रही है मेजोरिटी और फिर मेजोरिटी कम्युनिटी रूल नहीं कर पा रही है रिलीजन और रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए अलग अलग केसेस में, तो जो मेजोरिटी रूल कर रही है इसका मतलब ये है कि हर डिसीजन के केस में या हर इलेक्शन के केस में अलग अलग पर्सन, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो मेजोरिटी फॉर्म कर सकते हैं। डेमोक्रेसी ही रहेगी सब सिटीजन्स के लिए, सबके पास चांस है कि वो मेजोरिटी फॉर्म कर सकती है कुछ पॉइंट तक। अगर किसी को मेजोरिटी में नहीं रहना है, हटा दिया जाता है बर्थ के बेसिस पे या डेमोक्रेटिक, तो फिर जो डेमोक्रेटिक रूल जो है वो एकोमोडेट करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। ये दो पिक्चर्स दे रखी है, एनिमीज देन ग्रीटिंग्स टू। ये जो दो इमेजेस हैं ये अलग अलग तरीके के डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स शो कर रही है जिनका एक सोशल डिविजन पे होता है, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल लेके पैराग्राफ लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2020 लास्ट बोर्ड पेपर में आया था ये। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स की बात कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो इतनी सुपीरियर, मतलब इतना काफ़ी सुपीरियर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, जो कि डिग्निटी और फ्रीडम किसी इंडिविजुअल को प्रमोट करती है। हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो अपनी छोटों से रिस्पेक्ट पाए, ठीक है। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इंडिविजुअल के बीच में होते हैं, तो क्योंकि कुछ ऐसा फील होता है कि उनके साथ कुछ रिस्पेक्ट की वजह से या तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी और वजह से, तो जो पैशन है रिस्पेक्ट का या फ्रीडम का वो डेमोक्रेसी के बेसिस पर है। डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, एटलीस्ट उसके प्रिंसिपल में। तो दिस हैज़ बीन अचीव इन वेरियस डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज अलग अलग डेमोक्रेसीज में अचीव है ये। सोसाइटीज़ के लिए हम अलग अलग सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन के बेसिस पर बिल्ड करते हैं, लेकिन ये सिंपल मैटर नहीं है कि सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल रिकॉग्नाइज किया जा सके। वुमेन की डिग्निटी के केस की अगर बात करें तो आज भी वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो कि हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं। लंबे लंबे स्ट्रगल्स वुमेन्स ने किए हैं ताकि वो आज भी सेंसिटिविटीज़ कुछ क्रिएट कर सके, आज भी उन्हें वो रही रिस्पेक्ट मिलती है, वही वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। सो इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन जो है वो हमेशा उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल हमारा ये कहता है डेमोक्रेसी का। तो ये आसान है वुमेन के लिए कि वो एक स्ट्रगल कर सकती है अनएक्सपेक्टेबल, लीगली वो जो चाहे वो कर सकती है, स्ट्रगल लीगली करे। डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें तो ये अनएक्सपेक्टेबिलिटी होता है जिसमें कोई भी लीगल बेसिस पर नहीं होता, क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल की फ्रीडम डिग्निटी वो किसी भी लीगल या मॉरल फोर्स के थ्रू नहीं देती। तो सेम ये कास्ट इनइक्वलिटीज़ के साथ भी यही है। डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर जो है वो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी ये सब क्लेम कर चुकी है, ठीक है। ये जितने भी केसेस हैं कास्ट बेस पर, इनक्वालिटीज़ पर, एट्रोसिटीज़ पर, लेकिन इनमें मॉरल और लीगल फाउंडेशंस की कमी है। इस वजह से जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स का जो रिकॉग्नाइजेशन बनाया जाता है वो डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ बनाया जाता है। तो एक्सपेक्टेशंस जो भी डेमोक्रेसी से मिलती है वो हमेशा किसी ना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के जजिंग के क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इज इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। तो क्या ऐसा मोस्ट डिस्टिंक्टिव है डेमोक्रेसी के बारे में, तो वो ये है कि डेमोक्रेसी का एग्ज़ाम कभी ओवर नहीं होता, उसका एग्जामिनेशन कभी भी ओवर नहीं होता। जैसे जैसे डेमोक्रेसी एक के बाद एक टेस्ट पास करती है तो उसे दूसरा टेस्ट देना पड़ता है, एक टेस्ट दिया दूसरा टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी पे तो वो और ज़्यादा मांगते हैं डेमोक्रेसी से। इसी वजह से व्हेन वी आस्क पीपल, तो जब भी हम लोगों से पूछते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है तो वो हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ बोलते हैं या ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ बोलते हैं। तो फैक्ट यही
यही है कि लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी सक्सेस को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जितनी सक्सेस अचीव करेगी, लोग चाहते हैं कि उन्हें और बेनिफिट मिले डेमोक्रेसी से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इससे ये साबित होता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं अवेयरनेस को लेते हुए, या फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी एबिलिटी को लेते हुए, जाकि वो क्रिटिकली वो पावर होल्डर्स पर देखते हैं। और हाई और माइटी, यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो सभी में ये होता होगा। पब्लिक एक्सप्रेशन, जो लोगों का एक्सप्रेशन होता है उनकी डिसैटिस्फैक्शन को देखते हुए डेमोक्रेसी के साथ, वो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट का सक्सेस शो करती है एक तरह से, क्योंकि वो लोगों को ट्रांसफॉर्म करती है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टेटस से। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आज भी मानते हैं कि उनका वोट जो है वो गवर्नमेंट कैसे चलती है वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है उनके ओन सेल्फ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो वाह यार, हमारा तो आज भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड था, फिलॉसफी वाला चैप्टर है। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत अच्छे से पढ़ना, दोनों ही बहुत ही फिलॉसफी वाला चैप्टर है। क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल से ही बन के आएंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, हर एक एग्जाम्पल, जहाँ जहाँ कोने कोने में एग्जाम्पल मिले, क्वेश्चन मिले, उसको रट डालो, पिक्चर बेस्ड कर डालो। ठीक है, अच्छे से करो सबको। ठीक है, चैप्टर मैंने आज ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं सोचूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि SST का हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। तो अब मैं मे बी साइंस स्टार्ट कर दूंगी या फिर इंग्लिश को स्टार्ट करूंगी। तो इसे तो आप अच्छे से कर लेना। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ये चैप्टर देखना, अगर आप 11th-12th में आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेते हो, तो ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, वो है नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन। तो ज़रूर उसे क्लिक कर देना। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। लाइक भी कर देना। ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि टर्म 2 की अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट forget to do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye and stay tuned for next video.